नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों की धूम तो चली रही है। अभी छठ का पूजन खत्म हुआ और उसके साथ साथ राजनीति और गर्मा गई है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक और राजनीति को और चर्चाओं को थोड़ा सा तूल दे दिया है। वो है SIR 2O को लेकर, यानी SIR का दूसरा चरण शुरू हो गया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि 12 राज्यों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा। 51 करोड़ लोग उसमें हिस्सा लेंगे और सारे देश भर में ये जो किया जा रहा है उसका एक और स्टेप आगे बढ़ गया। बिहार का काम उनके हिसाब से खत्म हो गया है। वहां पर जो शुद्धिकरण होना चाहिए था सूची का, वो हो गया है। घुसपैठियों की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 3,66,000 लोगों को जिन्हें अयोग्य माना गया है, क्या वो घुसपैठिए हैं, नहीं हैं? चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं? इस सब से क्या बदलेगा? इस सब पर चर्चा करेंगे। राजनीति को, चुनावी राजनीति को, संसदीय राजनीति को और सामाजिक समीकरणों को बहुत खास तरीके से समझने वाले हमारे मित्र प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब, जो अभी अभी लौटे हैं अमेरिका से हिंदुस्तान में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका घर वापसी पर। घर वापसी में हिंदुस्तान लौटने पर कर रहा हूँ आपकी उसके लिए स्वागत है। आपके आते ही शायद चुनाव आयोग आपके आने का इंतजार कर रहा था कि एक जो तीखी और गंभीर निगाहें हैं वो रहें SIR पर, कि प्रोफेसर साहब आ जाएं तो फिर काम शुरू किया जाए। क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, और जिस उदारता से आपने मेरी चर्चा की है उसके लिए आपको दोबारा दोबारा धन्यवाद। देखिए, जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सवाल है, मेरी इस पूरी अवधारणा पर ही कुछ आपत्तियां हैं। मेरी आलोचना उन आपत्तियों से शुरू होती है। मेरी पहली आपत्ति तो यह है कि जो 1961 का या 60 के दशक में बना हुआ जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई उल्लेख नहीं है। और उस लोक प्रतिनिधित्व कानून के बाहर जाकर अगर कोई काम चुनाव आयोग करता है तो वो गलत है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। उसमें स्पेशल रिवीजन का उल्लेख है, उसमें इंटेंसिव रिवीजन का उल्लेख है। ये दो अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन उसमें कहीं भी वो कानून कहीं इजाजत नहीं देता कि आप उन दोनों श्रेणियों को मिला के एक तीसरी मनमानी श्रेणी तैयार कर दें। ये काम क्यों करना पड़ा चुनाव आयोग को? इसके पीछे भी मेरी समझ में एक कारण है, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस काम को किया। जहां तक वोटर लिस्टों में संशोधन करने की बात है, उनको और बेहतर से बेहतर बनाने की बात है, तो उसका कौन विरोध करेगा? सभी लोग स्वागत करेंगे। लेकिन इतने बड़े देश में वोटर लिस्टों के करेक्शन की, उसके संशोधन की प्रक्रिया लगातार सतत चलती रहती है, क्योंकि समय के साथ में जनता इधर से उधर जाती है, चीजें बदलती हैं, लोगों का देहांत होता है, नए लोग शामिल होते हैं, नए लोगों का जन्म होता है, नई पीढ़ी, वोटरों की नई पीढ़ी तैयार होती है, तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर उसके बाद में भारत में आर्थिक स्थिति में ऊंच नीच बहुत है, सामाजिक स्थिति में ऊंच नीच बहुत है, तो जो रंग रुतबे वाले लोग होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ वोटर लिस्टों में शामिल हो जाते हैं। जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई लिखाई की भी कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए चुनाव आयोग का काम जटिल हो जाता है, मैं इस बात को मानता हूँ। और भारत के चुनाव आयोग ने इन जटिलताओं का बड़ी कुशलता से सामना किया है, सारी दुनिया में उसकी ख्याति रही है। लेकिन एक ऐसा काम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तौर पर भारतीय लोकतंत्र पर थोपा गया है जिसकी लोक प्रतिनिधित्व कानून इजाजत नहीं देता। पहली बात यह है। और मुझे आश्चर्य है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया कि ये जो पूरी श्रेणी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, सुप्रीम ये कोर्ट इसमें चर्चा कर रहा है, देख रहा है, तो उसने इस पर क्यों आपत्ति नहीं की है? हाँ, मैं खुद भी ताज्जुब होता है कि वो उन्होंने उस पर क्यों आपत्ति नहीं की। उसको आपत्ति करनी चाहिए थी। और जो लोग इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ अदालत में गए हैं उनके वकीलों को करनी चाहिए थी। बहरहाल, तो बहुत सी चीजें हैं जिनको अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ उसको रजिस्टर, यहाँ पे एक बार उसका जिक्र करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पिछली बार इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, IR हुई थी, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था, जो 13 साल पहले हुआ था, उसके कराने की विधि भी बिल्कुल अलग थी। उसमें किसी से कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। मतदाताओं के घर पे जाकर उनकी जानकारियां जमा की गई थी और उसके हिसाब से वो किया गया था। तो लगातार चुनाव आयोग अपने इस न करने योग्य काम को करने के लिए जो तरह तरह के तर्क गढ़ता रहा है, वो तर्क आपत्तिजनक रहे हैं। और चूंकि वो मनगढ़ंत तर्क हैं,
वो कानून से पुष्ट नहीं होते, इसलिए उनमें बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं, अपने ही को काटती हुई बातें हैं, बहुत सारे सवालों से कतराने की कोशिश है और बहुत सारी अकड़बाजी भी है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, आपने आपने अगर आपत्ति की है तो आप हलफनामा दीजिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी बातें हो चुकी हैं, उनको दोहराना उचित नहीं है। तो मैं इसलिए इस प्रक्रिया का आलोचक हूं, मैं इसका समर्थक हूं कि अच्छी, बेहतर, भरोसेमंद मतदाता सूचियां बननी चाहिए। अब देखिए, जितने लोगों के नाम काट दिए गए हैं बिहार में से, हमें समझा दीजिए हम सब लोगों को कि जैसे आपने जिक्र किया एसआर का, आईआर का और एसआईआर का, हाँ, ये तीनों में क्या फर्क है कि जिस पर हम आलोचना कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं? जब आपने कहा कि कानून में भाई नहीं है, स्पेशल रिवीजन एक संक्षिप्त कार्रवाई है जो आप किसी भी वक्त किसी भी वजह से विशेष एक संशोधन कर मुहिम चला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जरूरत महसूस हो रही है तो आप उसको चला सकते हैं। इंटेंसिव रिवीजन नाम से ही जाहिर है कि वो एक दीर्घकालीन और लंबी कार्रवाई है। उसमें और चुनाव के बीच में बहुत फर्क होना चाहिए कि उसमें समय लगता है बहुत ज्यादा। नाम ही उसका सघन पुनरीक्षण है उसका नाम, तो वो देर तक चलने वाली कार्रवाई। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों चीजों को जोड़ दिया, उसको स्पेशल भी कर दिया, उसको इंटेंसिव भी कर दिया। स्पेशल करके उन्होंने उसको एक आपात रूप प्रदान कर दिया, इसको कराना बहुत जरूरी है वरना गजब हो जाएगा, स्पेशल करके। तो सघन करके उन्होंने उसको दीर्घकालीन रूप दे दिया। जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है वो चाहता है कि ये दोनों काम अलग अलग किए जाए, और ये इन दोनों को एक कर रहे हैं बिल्कुल मनमाने तरीके से। मुझे लगता यह है कि ये पूरा जो, इसलिए मैं इसको एक प्रपंच कहता हूं। हो सकता है इस प्रपंच से अंत में कुछ भारतीय लोकतंत्र की खुश किस्मत से कोई अच्छी बात निकल आए तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि उससे गड़बड़ियां ही निकलेंगी, विवाद ही पैदा होंगे और चुनाव आयोग की और कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र आयोग की बदनामी होगी। भारतीय लोकतंत्र को इससे तकलीफ से कष्ट उठाना पड़ेगा। मसलन आपने बिहार में एसआईआर की, करीब 66 से 70 हजार वोट, कोई इसी तरह का आंकड़ा है, वो आपने वोट निकाल दिए उसके अंदर से। 66 लाख की, 65 लाख हाँ, से ज्यादा, 66 लाख, हाँ 66 लाख वोट निकाल दिए। अब आपने इतने वोट निकाल दिए तो वो किनके वोट निकले हैं? वो अब चूंकि बिहार एक बड़ा प्रांत है, बहुत ज्यादा वोट हैं, करोड़ों मतदाता हैं, उस सब चीज को डिकोड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब एकदम हम सब लोगों को नहीं पता है कि वो कौन लोग हैं जिनके वोट निकाल दिए गए। बहुत सारे इसमें विवाद पैदा हो जाते हैं। जब विवाद पैदा होते हैं तो लोकतंत्र पे भरोसा कम होता है, चुनाव आयोग पे भरोसा कम होता है। जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने वो लिस्ट को मेरे ख्याल से जारी कर दिया है ना, कि कौन लोगों के नाम काटे गए हैं, कितने लोग मृत हैं, कितने लोग। आपकी बात सही है। मेरा कहना है लिस्ट जारी करने से भी नहीं तुरंत पता लगता कि क्या हुआ। भाई आपको अभी 77 लाख वोटों की मैं लिस्ट देता हूं, आप फटाफट उसको पढ़ के बताइए इसमें क्या हुआ, उसका विश्लेषण कीजिए। कितना समय लेंगे आप इसको विश्लेषण करने में? जबकि हम लोग रोज राजनीति का एनालिसिस करते हैं। 70 लाख वोटरों की लिस्ट में भाई किसके वोट कटे, किस निर्वाचन क्षेत्र के थे, वहां से इतने वोट कटने पे वहां की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ये सब कैसे पता लगे? इसमें के लिए समय चाहिए। अब आप तर्क पद्धति देखिए, महाराष्ट्र में आप इसलिए एसआईआर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। बिहार में आप इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इन दोनों चीजों के बीच में क्या क्या समानता है? सब आप घुसपैठियों को हटा निकालना है उसके अंदर से। सबसे ज्यादा घुसपैठियों की समस्या तो आसाम में है। असम में नहीं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक तर्क गढ़ दिया गया कि आसाम में हम इसलिए नहीं करेंगे। वहां के दोनों, महाराष्ट्र और आसाम के दोनों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। वहां नहीं करेंगे आप। जेबी स्टालिन और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अपने इलाके में होने नहीं देंगे, वहां आप जरूर करेंगे जाके। तो ये जो स्थिति है, आप एक टकरावपूर्ण चुनाव आयोग का काम टकरावपूर्ण राजनीति में फंसना नहीं है। मैं इसको बार बार कहता हूं। कल हम और आप जब एबीपी चैनल पे थे तब भी मैंने इस बात को कहा था, चुनाव आयोग को काम सरकार और सरकारी पार्टी के एजेंडे पर चलना भी नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है। चुनाव लोकतंत्र की एक बुनियादी जरूरत है। अगर वो इसीलिए वो किसी सरकार का चुनाव आयोग नहीं होता है, वो भारत का चुनाव आयोग होता है, भारत के संविधान द्वारा निर्देशित है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये ऐसा लगता है कि ये अब जैसे घुसपैठिया है,
घुसपैठिया का पूरा विचार और पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, हम लोग जानते हैं। और घुसपैठिए नहीं होने चाहिए देश में, कम से कम होना चाहिए, उनको शिनाख्त की जानी चाहिए। लेकिन घुसपैठिए के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी राजनीति करने का विचार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। चुनाव आयोग इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? और आप देखिए ना कि घुसपैठिए कितने हैं। बिहार में एसआईआर की, चुनाव आयोग ने तो आज तक हमें बताया नहीं घुसपैठिए कितने हैं। फिर भी लगातार जो हमारे केंद्र के बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जाते हैं, वो घुसपैठिया का मसला लगातार उठाते हैं। जैसे पूरी बिहार की राजनीति घुसपैठियों के प्रश्न पर ही विचार कर रही हो, घुसपैठियों के जरिए ही बिहार में उसी चुनाव हो रहा हो, लेकिन लगातार घुसपैठिया का सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ये सब बातें जो है चुनाव आयोग की साख को कम करती हैं और लोकतंत्र की जो हमारे लोकतंत्र की जो गरिमा है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। और चुनाव आयोग, सरकार और लोकतंत्र का जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण को विकृत कर देती हैं ये सारी बातें। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो बात करते हैं, जो आपने की, हम लोग भी करते हैं कि चुनाव आयोग जो भी करता है वो आपके चश्मे में सरकार का ही लगता है। सर, चुनाव आयोग का काम है ये सब काम करना, सरकार कहे ना कहे वो कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि सरकार ही कह रही है। दूसरा जो मुद्दा आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया, जिसको हम लोग चर्चा ही करते रहे, कि घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा, और अब चुनाव आयोग ने कुछ जारी नहीं की लिस्ट, तो हम कह रहे हैं कि घुसपैठिए की जारी नहीं की, तो चुनाव आयोग का तो मुद्दा ही नहीं। चुनाव आयोग से मेरी बात हुई तो उनका हमारा मुद्दा नहीं है घुसपैठिए, हमारा मुद्दा है कि भाई भारतीय नागरिकों को ये वोट का अधिकार मिले। तो घुसपैठिए हमारा मुद्दा नहीं है, अब हम ही उसको घुसपैठिए बना रहे हैं कि घुसपैठिए कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने घुसपैठिए की बात अपने मुंह से कही है। अब वो उस बात को पलट रहे हो तो बात अलग है। उन्होंने खुद कहा है कि हम घुसपैठियों को वोटर लिस्टों में नहीं रहने देंगे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वयं कहा है। अब मैं एकदम ठीक तारीख नहीं बता सकता, ना उनके शब्दों का उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम लोग रिकॉर्ड को चेक जी देने के लिए काम करते हैं वोटिंग राइट्स। उनका कहना है कि भारतीय नागरिकों को वोटिंग राइट देने का काम है चुनाव आयोग का, केवल वो उस तक सीमित रहता है। हाँ, नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं क्योंकि इतना विवाद हो गया, लेकिन उन्होंने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम घुसपैठियों को वोटर नहीं रहने देंगे। अच्छा, हम भी चाहते हैं घुसपैठिए वोटर न रहे, इसमें गलत बात क्या है? उन्होंने बस वो ये बताया कि जो 77 लाख लोग निकाले गए हैं, उनमें से घुसपैठिए होने के नाते कितने लोग निकाले गए। उसमें बहुत से लोग ऐसे ही निकाले गए, नाम निकाले गए क्योंकि उनका देहांत हो गया था। बहुत से लोग इसलिए निकाले गए कि उनका 2 बार नाम आया था। बहुत से लोग इसलिए निकाले गए क्योंकि वो अपने पते पे मौजूद नहीं थे, उनका पता बदल गया है, या वो चले गए हैं वहां से, स्थल पे अपने जगह पर मौजूद नहीं है। उसमें घुसपैठिए कितने थे? फिर आखिरकार ऐसा क्यों है? ये एक रहस्य है, इसको मैं भी आपके साथ मिलकर डिकोड करना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि एक एसआईआर हुई, एसआईआर में 77 लाख नाम निकाले गए, उसमें से ये स्पष्ट नहीं है अभी तक कि कौन घुसपैठिया है। और केंद्र सरकार के जितने भी बड़े कारकुन हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित गृह मंत्री हो, वो लगातार घुसपैठियों का प्रश्न, हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे, डिपोर्ट करेंगे, ये सब बोल रहे हैं। और घुसपैठियों को की शिनाख्त करने, पकड़ने और डिपोर्ट करने के मामले में सरकार का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ये हम लोग कल की चर्चा में हमने देखा ही जी। तो वो ये ऐसी ये जो स्थिति बनती है, आखिरकार मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आखिरकार इसके पीछे मामला है क्या? क्योंकि घुसपैठियों के प्रश्न को लेकर झारखंड चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया था। राजनीतिक सफलता नहीं मिली, यानी राजनीतिक सफलता न मिलने के बावजूद भी वो इसे अपनी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बनाए हुए हैं, उस पर लगातार जोर दे रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई उनकी अपनी राजनीतिक सोच होगी, कोई ना कोई दृष्टिकोण होगा जिस जरिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या करना चाहते हैं? दो चीजें हैं, मतलब वो तो राजनीति करना ही चाहते, भारतीय जनता पार्टी तो इसको मुद्दा बनाती रही। हमने भी ये सवाल किया था कि झारखंड में तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो घुसपैठिए दामाद जो है वो कहाँ है। हालांकि मैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूँ कि घुसपैठिए का जो समस्या है, घुसपैठिए हमारे यहाँ वो है पॉलिटिकल टूरिस्ट है, इलेक्टोरल टूरिस्ट है। जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां घुसपैठिए चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगले 6 महीने में ये समस्या देश में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल सारे ये चुनाव है फरवरी मार्च तक खत्म हो जाएंगे, तो देश में घुसपैठियों की समस्या खत्म हो जाएगी चर्चा के तौर पर। ठीक है, लेकिन नहीं, बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि ये चुनाव के साथ आती है समस्या और चुनाव के बाद चली जाती है, फिर जब चुनाव आता है तो फिर से घुसपैठिया प्रकट होता है।
घुसपैठिए प्रकट होता है। और आपने जो बात कहा वो भी ठीक है कि रिकॉर्ड उनका खराब है। मैं बार-बार बात करता हूँ कि अभी तक तो सरकार ने ये डिटेक्ट नहीं किया कि कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार घुसपैठिए हैं देश में, और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है कि उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे, ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता है कि क्या घुसपैठियों को लेकर जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और घुसपैठियों की समस्या का जो डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको आप कैसे देखें, मतलब क्या रास्ता क्या है घुसपैठियों को लेकर। वो कहते हैं कि भाई जैसे ही हम घुसपैठियों की बात करते हैं, बहुत सो कॉल्ड सेक्युलर जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं उनके लिए, और वो उनके साथ खड़े रहते हैं। वो चाहते नहीं है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। देखिए, जैसे ही जैसा सेकुलर शब्द विमर्श में आता है विजय भाई, जी। जैसे ही सेकुलर शब्द विमर्श में आता है, उसका तुरंत मतलब ये निकलता है कि उसका उसका विलोम क्या है। उसका विलोम ये है कि भाई उसका विलोम है मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। ईसाई वगैरह नहीं आते उसके अंदर, वो उसमें आता है। हालांकि मणिपुर की राजनीति में ईसाइयों का ज्यादा महत्व है। तो वो उसका विलोम होता है मुसलमान। तब मतलब समझ में आता है कि ये अपने घुसपैठिया शब्द कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि इनका इशारा मुसलमानों की तरफ है। मुसलमान शब्द नहीं बोलना चाहते, इसलिए रह रहे। मोटे तौर पर जो लोग डेमोग्राफिक्स से परिचित हैं वो ये जानते हैं कि इस देश के कौन कौन से प्रांत जो हैं वो घुसपैठियों की समस्या के शिकार हैं। अच्छा, तो अगर आपको घुसपैठिए से ही निपटना है और ईमानदारी से निपटना है तो आपका फोकस उन प्रांतों पे होना चाहिए जहां पर घुसपैठिया समस्या बहुत ज्यादा है। उन प्रांतों में नहीं, यहाँ भूले भटके कोई घुसपैठिया आ गया वो तो उसके होने ना होने से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं। जहां पर घुसपैठियों की वजह से जनसंख्या मूलक संरचना बदल रही है और ऐसे लोग राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं जिनका उन्हें अधिकार नहीं है, मतलब उपभोग करने का। उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनकी शिनाख्त करने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए, उन्हें कैद करने के लिए, उन पर बंदिशें लगाने के लिए, वो जो असंवैधानिक तरीके से अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं उनसे उन अधिकारों को छीनने के लिए इनको वहां फोकस करना चाहिए। अगर घुसपैठियों से सरकार को निपटना था तो उन जगहों पर फोकस, सब जगह मुद्दे हैं, सीमाई इलाके हैं, वहां पर जाए। मतलब अब दिल्ली में, अच्छा अब ये भी एक सत्य है, जब घुसपैठियों की समस्या से आप बहुत दिन तक नहीं निपटते हैं तो धीरे धीरे करके वो सब जगह फैल जाते हैं घुसपैठिए, और वो सब जगह फैल जाते हैं तो उससे उलट निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। भाई 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार रही, भाजपा के नेतृत्व की सरकार रही। 11 साल से इन लोगों, 11.5 साल से इन लोगों की सरकार है। 17.5 साल हो गए हैं। 17.5 साल से आप घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए आपने कोई कोई इन्फिल्ट्रेटर पॉलिसी बनाई? आप भाई कम से कम एक नीति तो बना लेते। एक घुसपैठियों की समस्या इतनी विकट है तो एक मंत्रालय का एक विभाग ही बना देते। उसमें इस विभाग का काम केवल घुसपैठियों से निपटना है, घुसपैठियों की शिनाख्त करना है, लगातार इस बात को घुसपैठियों की खोज करना है, कहां कहां घुसपैठी है, यही कर देते आप। कुछ तो करते आप उसके बारे में, कहीं दिखाई पड़ता। केवल उसने आपको, आपने उसको एक अपनी सांप्रदायिक राजनीति को सांप्रदायिक गोटी लाल करने के लिए आपने एक चुनावी मुद्दा बना रखा है। आपने कहा कि वो एक इलेक्टोरल टूरिस्ट है घुसपैठिया जो है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ये जरा भी उस बारे में गंभीर होते तो वो कुछ करते हैं उसके अंदर। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इन लोगों ने घुसपैठियों से निपटने के लिए कोई नीति बनाई हो, नीति आधारित कोई दल बनाया हो, कोई सरकारी मशीनरी उसके लिए डिप्यूट की हो कि भाई ये काम, ये घुसपैठियों, सारा समय इसमें लगाएंगे, कोई धन राशि उसके अंदर आवंटित की हो कि घुसपैठियों से निपटने के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा। कुछ नहीं करते, सत्ता का उपभोग करते हैं, चुनाव आते ही घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाने लगते हैं। नहीं, लेकिन दो बातें हुई। एक तो ये कि भाई देश के बहुत सारे हिस्सों में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और कुछ हिस्से तक सच भी है कि डेमोग्राफी चेंज हुई। कुछ स्तर पे राज्यों में बड़ी चेंज हो गई, कुछ जगहों पे जिलों में चेंज हो गई। जैसे बिहार के सीमांचल वाले जिले हैं, 5 जिलों की चर्चा करते हैं, या असम की चर्चा हो, मणिपुर की चर्चा हो, और जगहों की चर्चा हो, तो वो वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई, ये एक सच है। अब उस पर कोई काम नहीं हुआ या कुछ काम होता है तो वो कहते हैं कि जैसे असम में हुआ था, एनआरसी बन गई थी तो सब लोगों ने हंगामा किया, वो काम रुक गया। पहली बात। दूसरी बात, अब आपने जो बात की, ये भी झूठ बोल रहे हैं, माफ की, ये भी झूठ बोल रहे हैं। लोगों के हंगामे से सरकार ने कौन से काम रोके हैं? अच्छा मान लीजिए कुछ लोग इस लोगों के हंगामे की वजह से तो ये लोग काम रोकते नहीं, 1-1 साल आंदोलन चलाया जाता है तब कानून वापस होते हैं। जी।
1 साल तक कितना बड़ा आंदोलन चला, दिल्ली घेर ली गई, भारत की राजधानी घिरी रही है। एक तरह से जैसे, तो उसके बाद आपको मजबूरन कानून वापस लेने पड़े क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। ये भी गलत बात है। आपने जब वहां पे एनआरसी वाली गतिविधि की तो आपको अचानक उस तथ्य जब सामने निकल के आए तब आपको लगा कि इसमें भाई अगर एनआरसी को पूरी तरह हम लागू करेंगे तो हिंदू की बजाय मुसलमानों की बजाय हिंदुओं पर ज्यादा चोट पड़ेगी। वो किसी भी किस्म के हिंदू हो, कहीं से भी आई हो, लेकिन वो हिंदू है। तो आपका हिंदू बहुसंख्यकवाद जो है आपको लगा कि तो हमें रोक देना चाहिए, तो आपने अपनी रणनीतिक जरूरत के मुताबिक उसको रोका है। झूठ बोल रहे हैं आप। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने, जो आपने कहा कि भाई कोई रणनीति है, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया कि भाई डेमोग्राफी मिशन सरकार बना रही है, और वो डेमोग्राफी मिशन जो अभय जी की मांग है या सोच है उस पर काम करेगा मेरे ख्याल से, कि भाई वो पहला, और उसको अमित शाह जी ने कहा कि पहले हम डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो डेमोग्राफी मिशन है, फिर आप बाद में तो हंगामा नहीं करेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ सरकार जो है काम कर रही है। अभी तो वो डेमोग्राफी काम कर रही है। तर्कसंगत तरीके से करना चाहिए ताकि उसमें विवाद पैदा ना हो। अगर कोई सरकार तर्कसंगत तरीके से काम करती है तो उसमें विवाद पैदा नहीं होता है। अगर आपको वास्तव में घुसपैठियों की समस्या में एक सकारात्मक हस्तक्षेप करना था और भारत को घुसपैठियों की समस्या से निजात दिलानी थी, तो आपको पहले डेमोग्राफिक मिशन बनाना चाहिए था। मिशन बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट सामने आती, उस रिपोर्ट के आधार पर देश की विभिन्न संस्थाओं को उसी के मुताबिक कदम उठाने चाहिए थे। पहले तो आपने कार्रवाई शुरू कर दी, अब कह रहे हैं कि अब हम उसका मिशन बनाएंगे। मिशन एक सिद्धांत के आधार पर काम करता है, मतलब आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं उससे संबंधित एक मिशन होता है, उसके आधार पर वो काम करता है। वो तो आपने बनाया ही नहीं। जब नेपोलियन मिस्र के ऊपर हमला करने के लिए गया तो उसने पहले एक इजिप्ट इंस्टीट्यूट बनाया फ्रांस में। उस इजिप्ट इंस्टीट्यूट ने जांच की कि भाई मिस्र आखिर चीज क्या है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं का उद्गम स्थल है चीज क्या है। हम तो जब उसकी 2-3 साल में काम करके उसकी रिपोर्ट नेपोलियन को मिल गई तो नेपोलियन ने उस रिपोर्ट के आधार पर तय किया कि हमारी अब हमला करने की नीति क्या होगी। तो हमला किया, मिस्र पर कब्जा कर लिया उस नेपोलियन ने जी। तो यहां उल्टा हो रहा है, यहां हमला पहले कर दिया, जांच बाद में करेंगे। ये इस तरीके से हो रहा है। नहीं, लेकिन बीजेपी कहती है कि आप, मतलब जो लोग उनके खिलाफ हैं वो ये चर्चा करते हैं बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी का उल्टा आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये सब जो लोग हैं जो अपना वोट बैंक समझते हैं इन घुसपैठियों को, वो ये पॉलिटिक्स करते हैं और वो इस काम को नहीं करने दे रहे। कि वोट बैंक पॉलिटिक्स तो जो दूसरी पार्टियां वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की बजाय। ये भी झूठ है। देखिए, ये झूठ दर झूठ लगातार बोलते जाने से बड़ी समस्या पैदा होती है। किस पार्टी का वोट बैंक घुसपैठिए है? घुसपैठियों की संख्या कितनी, आप बता तो दीजिए ना। देश में मुसलमानों की संख्या कितनी है ये पता है, ये जनगणना से मालूम पड़ जाता है, पता है। अब यही, अच्छा चलिए यही बात है, इन देश में मान लीजिए 15%, 16% जो भी प्रतिशत जो भी मुसलमान है, आप ये एक बार ऐलान कर दी कि इसमें इतने प्रतिशत घुसपैठी है और हम इतने प्रतिशत घुसपैठियों को पकड़ के मानेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हर पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है, यानी जो जेबी वोट है मुसलमानों का, उसमें घुसपैठियों की उसे कितने प्रतिशत मदद मिल रही है, ये पता लग जाएगा। ये भी नहीं बताते जी। एक स्टैंड में जो बदलाव आया, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये बदलाव है बीजेपी की रणनीति में, कि पहले कहा जाता था मुसलमानों को लेकर कि भाई वो आबादी बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उनकी वजह से, उनकी फर्टिलिटी रेट और ये, और एक नारा उस समय चलता था, हम 5 हमारे 25। लेकिन अभी बीजेपी के स्टैंड में कहा गया कि नहीं, ये आबादी की वजह से नहीं हो रहा, ये घुसपैठियों की वजह से हो रहा है, मुसलमानों की जो तादाद बढ़ रही। क्या ये बदलाव है? मुझे ऐसा लगा, मेरे को हो सकता है गलत ध्यान हो, आप ज्यादा इसको बारीकी से समझते हैं। क्या ये बदलाव रणनीति के तौर पर आया है या क्या है वजह, या नहीं है? ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप भी उसके बारे में जानते हैं विजय भाई, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जितेंद्र बजाज जी के नेतृत्व में। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बाकायदा लंबे अरसे तक अध्ययन किया गया और वो उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणाएं हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि देश में जहां पर आबादी का चरित्र बदल रहा है वो सब जगह कौन कौन सी हैं, वहां पर कितने प्रतिशत लोग आ गए, क्या सब, उसके उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, उन फाइंडिंग में से घुसपैठिया नाम का एक राक्षस निकलता है उस फाइंडिंग में से। उसके बाद में सरकार अब उसके ऊपर, और वो बहुत पहले हुआ था, जब मैं सीएसडीएस में काम करता था तब वो चीजें आई थी निकल कर।
इतने दिनों बाद सरकार को उसका ध्यान आया है। इससे ये भी पता लगता है कि फौरी राजनीति की जरूरतों से सारी चीजें जो हैं वो की जाती हैं। इनके पीछे कोई दूरगामी सोच नहीं है। क्योंकि 2024 में आपसे बहुमत चला गया, आपके हाथ से बहुमत चला गया, तो आपके अंदर बड़ी बेचैनियां पैदा हुई और आपको लगा कि कुछ नया, कुछ इस बात का कोशिश करनी चाहिए, इससे आगे इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। तो तरह तरह की युक्तियां अपनाई गई। मैं मानता हूं कि घुसपैठिया एसआईआर ये भी एक युक्ति है उसी की, कि किस तरीके से हम अपनी सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करें। हर पार्टी अपनी सत्ता पाना चाहती है और सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करना चाहती है। कांग्रेस को एक जमाने में इस काम में बड़ी महारत थी। आजकल भारतीय जनता पार्टी को इस काम में महारत है। कांग्रेस इन कामों को इस तरह से करती थी जिससे समाज और राजनीति में अपेक्षाकृत बेचैनियां कम पैदा होती थी, उथल पुथल कम होती थी और बड़ा शांतिपूर्वक वो अपनी सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करती रहती थी। कांग्रेस होती थी गड़बड़ियां, उथल पुथल उसमें भी होते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका सबूत है, और भी इस तरह की चीजें हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे भी उस बात का सबूत है, और भी चीजें हैं। लेकिन अगर आप आज के जमाने से तुलना करें तो आप पाएंगे कि कांग्रेसी बड़े शांति प्रेमी तरीके से सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करते थे। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये समाज में बेचैनियां पैदा करके, उथल पुथल करके सब वो उस काम को इस तरीके से करते हैं। तो जो काम सौम्य तरीके से हो सकता है, उन कामों को ये लोग दुष्ट तरीके से करते हैं। ये फर्क है। हर पार्टी करती है और बहुत कम पार्टियां ऐसी होती हैं जो अपनी सत्ता की निरंतरता कायम रख पाए। छूट जाती है, सत्ता हाथ से निकल जाती है। कांग्रेस ने बहुत दिनों तक ये किया और भाजपा भी कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अटल जी अपनी सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित नहीं कर पाए, वो हार गए चुनाव, लेकिन मोदी जी कर पाए उसकी सत्ता की निरंतरता। देखो, जैसे ही 2024 में लगा कि बहुमत निकल सकता है हाथ से, मैं आपको साफ कहता हूं कि अगर 2024 में बहुमत मिलता तो आज जो काम किए गए हैं 24 के बाद से, तो ऐसे बहुत से काम नहीं किए जाते। इसलिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि भाजपा वालों से भी अगर पूछा जाए कि आपको बिल्कुल यकीन है कि ये सारे कामों के नतीजे बिल्कुल आपके पक्ष में ही निकलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से कह पाएंगे कि ना, इन 100% इन कामों के नतीजे हमारे पक्ष में ही निकलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल करते हैं, आपको भी दूसरा व्यस्तताएं हैं कि ये सारी चर्चाएं हुई, एसआईआर को लेकर हुई, घुसपैठियों को लेकर हुई, और बीजेपी और बहुत सारे लोग जो उनके साथ, वो कहते हैं कि भाई इसकी जड़ का या इसका निदान क्या है। इसका सबसे बड़ा निदान है एनआरसी। ठीक है, लेकिन जिस चीज से इलाज हो सकता है उसका सब लोग विरोध कर रहे हैं। एनआरसी क्यों नहीं हो? दुनिया भर में रजिस्टर होता है, नेशनल रजिस्टर होता है पॉपुलेशन के लिए, सेंसस के लिए। तो भारत में ये बना दीजिए, तो रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। फिर उसमें अपने आप अपडेट होता रहेगा कि किसको नए पैदा हुए हैं या लोग चले गए हैं, वो तो एनआरसी बन जाएगा। तो क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पर, मुझे नहीं पता, आप शायद बता सकते हो कि कोई नागरिकता की पहचान का कोई ऐसा फुल प्रूफ वजह हमें नहीं दिखाई देती। हम तो हैं यहाँ पर इसलिए नागरिक है। मतलब यदि पासपोर्ट को छोड़ दिया जाए या कुछ एक आध सर्टिफिकेट, लेकिन कोई वो जरूरी तो नहीं है, पासपोर्ट तो है नहीं तो उसमें सब लोगों के पास, तो एनआरसी बन जाए, इसमें कोई आपत्ति हो सकती है? देखिए, होता क्या है, एक तो तरीका यह है किसी चीज को समझने का, कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, विरोध के पक्ष में क्या तर्क है, समर्थन के पक्ष में तर्क है, हम लोग ये सब पता लगाएं और उसके आधार पर विश्लेषण करें। एक तरीका यह है कि अगर सरकार एनआरसी चाहती है तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट बनाए और एनआरसी को वहां करके दिखा दे। फिर उसके बाद में सारे जो आपत्तियां हैं थोड़ी बहुत रह जाएंगी, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। हर आपत्ति का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो हर मर्ज का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो वो आप समझते हैं कि एनआरसी इलाज है, होना चाहिए? नहीं, आप एनआरसी कीजिए। अच्छा, दूसरे ये है कि आखिरकार बीजेपी सत्ता में रही कितने साल बाद एनआरसी की बात उसने कही सत्ता में आने के? क्या 2014 में सत्ता में आए थे तो एनआरसी इनके एजेंडे में था? सबसे पहले ये आधार कार्ड लेके आए और कहा गया कि आधार कार्ड भारत की नागरिकता का सबसे बड़ा पहचान पत्र है। इसी नाम पर आधार कार्ड की अवधारणा बेची गई लोगों में। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड तो है ही नहीं नागरिकता का पहचान पत्र। लिखा हुआ है कि भाई वो पहचान का वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है भारतीय नागरिक होने का। हाँ,
अब कहा जा रहा है कि नहीं, उसका पहचान का सर्टिफिकेट नहीं है आधार कार्ड उसका, लेकिन आधार कार्ड ये कहा गया था सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन यही है। हम सब लोग कहते थे हर चीज को आधार कार्ड से लिंक करने की बात होती थी। इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक अगर नहीं है तो। ज्ञानेश कुमार जी आते ही उन्होंने पहला वक्तव्य कौन सा दिया था? ज्ञानेश कुमार जी को याद दिलाने की जरूरत है। उनका पहला वक्तव्य ये था कि वो बड़े पैमाने पर वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मुहिम चलाएंगे। ये उन्होंने पहला वक्तव्य दिया था। क्यों दिया था? यही मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था। अब वो बड़ी सुविधापूर्वक इस वक्तव्य को भूल गए। तो जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और करते हुए पकड़े जाते हैं, आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं इस तरह काम करते हुए, फिर धीरे धीरे जो आपके विरोधी होते हैं, विपक्षी होते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है कि वो आपकी हर बात को काटने लगते हैं। आपकी विश्वसनीयता आपके कामों से ही संकटग्रस्त हो जाती है। अगर आसाम में एनआरसी इन्होंने बना दिया होता किसी भी तक, और एक उसूल पे चले होते कि जो एनआरसी में आ गया वो भारत का नागरिक है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये तो नहीं किया आपने। भाई शाहीन बाग का धरना कितने दिनों चला? उसमें यही तो था कि जो जो बाहर से लोग आए हैं, भारत के लोग जो आए हैं, वो सारी बात हम दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब वो बात कहां चली गई? आप खुद ही कोई काम करते हैं, फिर उस काम को कुछ दूसरे ऐसे अघोषित कारणों से रोक देते हैं और ठीकरा फोड़ देते हैं विरोधियों के ऊपर। ये उचित नहीं है। मतलब ये अगर आप करेंगे तो आपकी साख गिर जाती है और फिर आपके विरोधी आपके नैतिक दबाव में। देखिए, सरकार में आ जाने पर सरकार का हाथ बहुत भारी होता है। सरकार देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके पास हर तरह का अधिकार है। वो आपके जन्म से लेकर और फांसी देने तक का अधिकार उसके पास है। उससे सबसे ज्यादा पैसे उसके पास हैं, वो सारे संसाधन उसके पास हैं। जो काम चाहे वो सरकार कर सकती है। सरकार एक तरह से बिल्कुल भगवान के रूप में है। खुद जो हॉब्स थे जिन्होंने आधुनिक राज्य का सिद्धांत गढ़ा, वो कहते भी थे इस बात को कि ये वो सारे क्रिश्चियन थियोलॉजी से निकला है पूरा। वो कहते भी थे कि जो आधुनिक राज्य है वो क्राइस्ट द्वारा चलाई गई हुकूमत की तरह है, और उसी आधुनिक राज्य की नकल में भारत का आधुनिक राज्य हम जानते हैं। हॉब्स साफ कहते थे, उनकी किताब है लेवायथन। लेवायथन के समुद्री जल दैत्य का नाम है, जो इसका बाइबल में जिक्र है, जो कहीं है नहीं, बाइबल में उसका जिक्र है, उसी का वो किताब का नाम है। तो पूरा एक बिब्लिकल थ्योरी है पूरी की पूरी आधुनिक राज्य की, जिसमें वो कहते हैं कि पृथ्वी पर क्राइस्ट की हुकूमत कायम करने के लिए आधुनिक राज्य बना है। इसीलिए जो आधुनिक राज्य है, सरकार है, उसको इतने ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। जिंदगी और मौत के अधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में माना जाता है केवल ईश्वर को होने चाहिए। वो सरकार के पास है। तो ऐसी सरकार को तो इतना आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए कि वो जो काम करे उसको सोच सोच के करे। हम कहते भी हैं कि गवर्नमेंट वो है जो मिनट मिनट पर गौर करे, सोच सोच के करे और उसको पूरा करे, करके दिखाए उसको। आपको एनआरसी करना है, आप तय कर लीजिए देश के किस इलाके में हमें एनआरसी करना है। पहले पायलट प्रोजेक्ट बना के दिखा दिए, ये हो गया एनआरसी, देखिए हमने सारी समस्याएं इस समस्या की हल कर दी। अब इसी पैटर्न पे हम सब जगह करेंगे। इन्होंने एसआईआर का पायलट प्रोजेक्ट बिहार में चलाया, उसमें कितना झंझट हुआ बताइए आप। यहां तक इतना झंझट हुआ, यानी आज जो आप एसआईआर कर रहे हैं दूसरी जगहों पे, उसमें इस झंझट से आपने जो कुछ चीजें सीखी हैं वो सब जोड़ रहे हैं वहां पे, मतलब जो है वहां पर। तो ये भी अच्छी बात है कि ठीक है। नहीं, मैं तो ये भी आपसे कह चुका हूं, हो सकता है भारत के लोकतंत्र की खुशकिस्मती से एसआईआर से कोई अच्छा काम हो जाए, तो कुछ सर ऐसा निकले जो बाद में हम कहें चलिए ठीक हो गया। जी, आपकी बात से जितना मुझे समझ में आया, क्या ये मैं ठीक से समझ सकता हूँ कि प्रोफेसर अभय कुमार दुबे समझते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर चल रहा है और उसकी साख में कमी आई है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और इसको ज्ञानेश कुमार जी और उनसे पहले जो राजीव कुमार जी थे, इन दोनों कुमारों को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि भाई उन्होंने जो टीएन शेषन ने जो चुनाव आयोग की साख बनाई थी, उस साख को उन्होंने कहां पहुंचा दिया है। शेषन साफ कहते थे कि मैं भारत सरकार, उन्हीं के शब्द हैं, मैं इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूं। उन्होंने तो लेटर हेड बदल दिया था, चुनाव आयोग का। हाँ, मैं भारत का इलेक्शन कमिश्नर हूं और मैं सरकार के कहने पे कोई काम नहीं करता। ये लोग बिल्कुल साफ तौर पे दिखते हैं कि भारत सरकार के चुनाव आयुक्त हैं। यही
अगर यही चीज ना होती तो बिल्कुल ठीक होता सब कुछ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको मैंने आते ही परेशान किया। आप थोड़ा सा नहीं आराम हम लोग आगे भी मिलेंगे जी, जी, फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।